हे चैंपियंस, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले एक ऐसे प्रोसेस को जो कि लाइव प्रोसेस ना होते हुए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो लाइव प्रोसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, पर रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि ह्यूमन से होमोसेपियंस हैं, अगर ह्यूमंस हैं तो उनके स्पीसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, कैट्स के स्पीसीज़ को आगे बढ़ाने, यानी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कुछ ऐसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन को भी जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेनली डिस्कस करने वाले हम लोग, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को भी इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी फिजन्स, मल्टीपल फिजन्स, फ्रेगमेंटेशन, इस सारे प्रोसेस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डायग्राम्स खुद से बना के देखेंगे, और आपको भी मैं सिखाऊंगी कि डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। तो चलो आज का इंटरेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पे हम लोग का स्पेशल फोकस होगा आज के क्लास में। तो पहला होगा, सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, जब टाइप्स की बात आती है तो पहला आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरह से हो सकते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन। ठीक है, फिजन, उसके बाद बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, टिश्यू कल्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ये हमारा पहला टॉपिक होगा कि रिप्रोडक्शन पहले जानना जरूरी है कि होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक चीज मैं बता देती हूँ पहले ही कि हमने एक चीज पढ़ा है विच इज लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें कि हमने कई तरह के लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ा। क्या क्या था? न्यूट्रिशन था, ट्रांसपोर्टेशन था, रेस्पिरेशन था। एक से एक इम्पॉर्टेंट चीज को हमने पढ़ा, क्योंकि वो क्या था हमारे सर्वाइवल के लिए। लाइक अभी मैं खड़ी हूँ तो उन्हीं सारे लाइफ प्रोसेसेस की वजह से, तो ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट ब्रीद लेना है, मुझे रेस्पिरेशन करना होगा, नेक्स्ट मुझे अगर आधा घंटा और खड़ा रहना है तो आई नीड एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये पूरा प्रोसेस है हमारे अभी के लिए, लाइफ को लीड करने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस विच इज वेरी स्ट्रेंज, है ना। रिप्रोडक्शन को हम लोग लाइफ प्रोसेस के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन हमारे अभी के वर्किंग को, लाइक लाइफ के सर्वाइवल को कहीं से भी हार्म नहीं करता है। इट्स गोइंग ऑन नॉर्मली, राइट। हम लोग को रिप्रोडक्शन का जरूरत पड़ता है, किस वजह से? तो कंटिन्यूएशन करने के लिए हमारे स्पीसीज को। अब देखो, सेम स्पीसीज को लेते सपोज अगर होमोसेपियंस की बात की जाए, ह्यूमंस की बात की जाए, ठीक है, होमोसेपियंस की बात की जाए, तो ये क्या है? दे आर द वन स्पीसीज, है ना। अब ये होमोसेपियंस क्या करते हैं, इनको क्या चाहिए? अब लेट सपोज कि ये मान लो अभी का एरा है हमारा, ऐसा हमारे सेंचुरी 21st सेंचुरी चल रहा है हमारा, तो इसमें क्या है, हमने देखा होमोसेपियंस होते हैं। पर क्या आप नहीं चाहोगे कि आगे के आने वाली जनरेशन में भी सब लोग जाने कि होमोसेपियंस क्या होते हैं? तो इसको कंटिन्यू रखना है। और इस कंटिन्यूएशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का बनना, ऑफस्प्रिंग का बनना, ठीक है। तो ये हो जाता है, यानी कि कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस करके अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को बना के रखना, ताकि आप जब, जैसे अभी हमारा जो एज है, हम फिर बूढ़े होंगे, जब हम बूढ़े होंगे तो कुछ हमारे ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे वो एडल्ट होंगे, राइट, एडल्ट होंगे या फिर वो यंग होंगे। अभी उसके बाद फिर क्या होगा, हम लोग फिर नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली एवरीवन हैज टू डाई अल्टीमेटली, ये तो सच है कि भाई हर इंसान को क्या है, हर इंसान का, इंसान मैं बोल रही हूँ, हर किसी का, प्लांट हो, एनिमल हो, ऑर्गेनिज्म हो, दे ऑल हैव अ लाइफ स्पैन, है ना, लाइफ स्पैन है। इवन द रेड ब्लड सेल हैज 120 डेज लाइफ स्पैन, है ना, ये उसका लाइफ स्पैन है। तो ये जो लाइफ स्पैन है, इसका मतलब होता है कि इसके बाद वो मर जाएगा। लेकिन वो मर जाएगा तो उस प्लेस को रिप्लेस करने के लिए एक न्यू सेल का होना बहुत जरूरी है। तो ओल्ड सेल का मरना और न्यू सेल का बनना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द थिंग। अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए, राइट। तो इसके लिए क्या जरूरत है, इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिप्रोडक्शन का। इसीलिए लाइफ प्रोसेस ना होते हुए भी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, एक्चुअली अगर डेफिनेशन के थ्रू देखा जाए तो रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कोई भी, अगर जैसे मान लो कैट है, तो
कैट विल जस्ट गिव द बेबी किटन, है ना, ये तो बेबी किटन को ही बॉर्न करेगी, राइट। अब कैट जो है वो ह्यूमंस तो पैदा नहीं कर सकते ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये क्या है, ऑलवेज तो ऐसा नहीं होगा कि कैट किटन होगा, डॉग का डॉग होगा, ह्यूमंस को, यानी अपने सेम स्पीसीज को कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से न्यू इंडिविजुअल्स को मतलब प्रोड्यूस करना, और वजह क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम, मतलब आगे चल के भी हमारा जो स्पीसीज है ये आगे ऐसा ही चलता रहे, कंटिन्यूएशन के लिए इस प्रोसेस को करते हैं। यानी रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, सो दैट कि ये जो स्पीसीज है वो आगे लीड कर सके, चल सके। ये प्रेजेंट की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात है, इसीलिए हम लोग इसको लाइफ प्रोसेस के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि इसके बिना लाइफ बंद नहीं होगा। जैसे आप मर रहोगे नहीं, लाइक मैं मरूंगी नहीं, लेकिन क्या होगा, आगे जनरेशन नहीं होगा, कुछ भी आगे कोई भी होमोसेपियंस नहीं होंगे। तो ये आपका एक हुआ टॉपिक जिसमें कि हमने समझा रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, रिप्रोडक्शन होता क्या है। आई होप समझ आया होगा। रिप्रोडक्शन हमने देखा कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितना जरूरी है, अहम भूमिका निभाता है हमारी जिंदगी में। लेकिन अब हमें देखना है कि रिप्रोडक्शन भी क्या होता है, कई तरीके से हो सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के भी कई तरीके हैं। अब जैसे कि रिप्रोडक्शन आपने देखा होगा कि जैसे अमीबा जैसा एकदम सिंपल ऑर्गेनिज्म है, वो बस 2 भागों में टूट जाता है, एंड दैट इज द रिप्रोडक्शन। इससे वो न्यू सेल को बना लेता है, राइट। इस तरह से क्या है, किसी में बर्ड आ गया तो आप देखो उस बर्डिंग से एक न्यू सेल बन गया। किसी में पूरा प्रोसेस होता है हमारे, जैसे देखो 9 मंथ्स बेबी क्या है अपने माँ के पेट में रहता है, फिर उसका जन्म होता है, राइट। तो एक होल सम प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। इस तरह से भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल से सिंपल वे में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि रिप्रोडक्शन कई तरीके से हो सकते हैं, लेकिन मेजरली रिप्रोडक्शन को 2 भागों में बांटा गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझना जरूरी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि द मेन डिफरेंस इज दैट हियर वी नीड ओनली 1 पेरेंट, ठीक है, एक सिंगल पेरेंट की आवश्यकता है, कोई ज्यादा 2 सेल की जरूरत। तो इसमें क्या है, देयर इज नो सेक्स सेल्स, नो नीड ऑफ सेक्स सेल्स, और जिसको गैमेट्स बोलते हैं, गैमेट्स। इस गैमेट की कोई जरूरत नहीं है, सेक्स सेल्स की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हियर 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड, 2 पेरेंट्स चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, मेल, एंड दूसरा होना चाहिए फीमेल, राइट। जैसे फादर इज मेल एंड मदर इज फीमेल, और जब मेल है उसमें क्या होगा, मेल सेक्स सेल्स होगा, सेक्स सेल होगा, और फीमेल में क्या होगा, फीमेल सेक्स सेल होगा, फीमेल सेक्स सेल। यानी इसको बोलेंगे जैसे ये होता है स्पर्म और ये एग, और सब ये ह्यूमंस में होता है, और ऐसे इसको जनरली हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। So male gametes and female gametes, there are 2 cells कह सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल्स की देखो इसमें जरूरत है, बिना इसके क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। एंड 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, एक होना चाहिए मेल, एक होना चाहिए फीमेल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट्स नॉट दैट सिंपल, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, एक सुपीरियर ऑर्गेनिज्म में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इवन फ्लावर में, प्लांट्स में भी होता है, लेकिन वैसे और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में ही होता है। हम लोग इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी सिंपल, इट नीड ओनली 1 सिंगल पेरेंट, है ना, एक सिंगल पेरेंट चाहिए, और उसमें कोई भी सेक्स सेल्स वगैरह की जरूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे कि क्यों और कैसे। तो फिर रिप्रोडक्शन होता है जब सिंगल पेरेंट है, कोई सेक्स सेल्स नहीं है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लेकिन फिलहाल के लिए समझिए, रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सिंगल पेरेंट्स चाहिए, कोई 2 पेरेंट्स का लफड़ा नहीं है। और यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, 2 पेरेंट्स चाहिए विद मेल सेक्स गैमेट एंड फीमेल सेक्स गैमेट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे अब हम लोग। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल देख लेते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेलिंग कर लेंगे, इससे अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो हमने जाना कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और इतना तक तो हमें भी पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी
पेरेंट सेल, मतलब सिंगल पेरेंट की जरूरत है, ठीक है। इसमें ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड विच कैन जनरेट ऑफस्प्रिंग दैट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इटसेल्फ। बाकी सब सेम है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, सेम स्पीसीज होगा, बट हियर द ओनली वन डिफरेंस इज वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म, और कोई सेक्स सेल की इसमें क्या है, जरूरत नहीं है, राइट। कोई सेक्स सेल की इसमें जरूरत है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, किसमें किसमें होगा, यूनिसेल्यूलर्स में, राइट, यूनिसेल्यूलर्स, ठीक है। लाइक किसमें, बैक्टीरिया में होगा, बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है। हाइड्रा जैसे सिंपल हाइड्रा जो है वो क्या है, दिस इज मल्टी सेल्यूलर बट वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें कुछ काउंटेबल नंबर ऑफ सेल्स है, मोर देन वन तो डेफिनेटली है, लेकिन काउंटेबल नंबर्स ऑफ सेल्स हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक और कैटेगरी है, ये फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हालांकि ये, और नहीं तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो हाइड्रा जैसे सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ईस्ट हो गया, अमीबा तो हमारा होगा ही, यूनिसेल्यूलर है, अमीबा ये यूनिसेल्यूलर है, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लानेरिया है ना, प्लानेरिया, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, और इसलिए इनका रिप्रोडक्शन का वे भी क्या है, बहुत ही सिंपल है, विच इज एसेक्सुअल, और दे डोंट नीड टू पेरेंट सेल्स, ओके, दे डोंट नीड सेक्स सेल्स का तो जरूरत इन लोगों को है ही नहीं। तो दिस इज व्हाट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या होते हैं, तरीके के होते हैं, हम देखेंगे एक एक करके कौन कौन से मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो पहला होगा फिजन, ठीक है। फिजन का मतलब है बायोलॉजी में ब्रेकिंग डाउन, ठीक है, ब्रेकिंग, तो एक सेल से दूसरे सेल का बनना, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ब्रेकिंग होके दूसरा सेल का बनना इज नथिंग बट फिजन, ठीक है। तो इस फिजन का में सबसे ज्यादा जो रोल आता है वो है, देखो, फिजन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर सम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट मींस प्रोटिस्टा, राइट, प्रोटिस्टा कैटेगरी के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये क्या है, फिजन है। अब फिजन भी क्या होंगे, दो तरीके के होंगे, एक होगा बाइनरी फिजन, एक होगा मल्टीपल फिजन। एक करके बात करते हैं। देखो, बाइनरी फिजन मतलब, बाइनरी का क्या मतलब होता है, बाइनरी का मतलब होता है टू, राइट। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा। अब अमीबा का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो अमीबा का जो ये न्यूक्लियस है, राइट, ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये वाला पार्ट जो है, खाली वाला पार्ट, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, ये अमीबा का है, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, पहला स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका न्यूक्लियस का साइज है, इट विल गेट डबल्ड, और बड़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस को क्या करना है, डिवाइड होना है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, राइट। तो ये न्यूक्लियस क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, यही न्यूक्लियस जो है पहले यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, राइट, एंड देन इट विल गो इन टू वे, इसमें और इसमें। तो इसको बोलते हैं कि यहाँ पे क्या डिवाइड हो गया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। पहले क्या डिवाइडेड था, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइडेड, राइट। यहाँ पे देखो, पहले न्यूक्लियस था नॉर्मल, ये नॉर्मल अमीबा है, इसके न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। उसके बाद जब इसको क्या करना होता है, बाइनरी फिजन करना होता है, डिवीजन करना होता है, तो ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को बड़ा करता है, राइट, अपने न्यूक्लियस को बड़ा करता है। और जब ये न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है तो फिर आगे चल के ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। यानी पहले क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दो ऑर्गेनिज्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, और दोनों ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिवाइडेड हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा, ये है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम वन सेल देयर आर टू सेल्स। तो यहाँ पे जैसे ये वाला सेल है, जिससे उसको हम लोग पेरेंट सेल बोलते हैं, पेरेंट सेल, और जो बना उसको ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं, या नहीं तो उसको बोलते हैं डॉटर सेल्स, ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाइनरी फिजन है ये, तो ये जनरली किस में होता है, यूनिसेल्युलर लाइक अमीबा में। कुछ बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। ये हो गया बाइनरी फिजन का। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। अब देखो, मल्टीपल फिजन क्या होता है, एक न्यूक्लियस होगा, फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे मल्टीपल्स हो जाते हैं, बहुत सारे, ठीक है, और फिर आगे चल के ये कुछ ऐसे बन जाते हैं,
दिस इज व्हाट द मल्टीपल फिजन इज, राइट। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में यही डिफरेंस है कि बाइनरी फिजन में 2 ही ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, पर मल्टीपल फिजन में बहुत सारे। मलेरिया का नाम तो सुना होगा आपने, मलेरिया, ठीक है। ये इसके जो प्रोटोजोआ होते हैं, इसके जो मल्टीपल फिजन होते हैं, वो क्या होता है, ये क्या करते हैं, मल्टीपल फिजन, ठीक है, मल्टीपल फिजन करते हैं। मल्टीपल फिजन मतलब मोर देन 2, राइट, मोर देन 2। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन, वन इज बाइनरी फिजन एंड वन इज मल्टीपल फिजन। आप देख लो, ये है आपका बाइनरी फिजन। इसमें आप देखो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस थोड़ा सा इनलॉन्गेशन हुआ, फिर ये थोड़ा सा डेवलप हुआ डिवाइड होने के लिए, उसके बाद ये डिवाइड होके 2 सेल बनाया, राइट। दिस इज द बाइनरी फिजन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, आप देखो प्लाज्मोडियम एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। न्यूक्लियस इसका नॉर्मल है यहाँ पे। अब ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय द मल्टीपल फिजन, एक से बहुत सारे डॉटर इसमें क्या है बन जाते हैं, और फिर क्या होता है, ये रिलीज हो जाते हैं। दिस इज द मल्टीपल फिजन। आई होप आपको समझ आया होगा। क्या है, बस 2 ही है ना, बस 2 तरह का फिजन है, बाइनरी और मल्टीपल। नाम ही से क्लियर है, बाइनरी मतलब 2, मल्टीपल मतलब 3, बहुत सारे, मोर देन 2। तो ये सारा हो गया। एग्जाम्पल याद रखना है, प्लाज्मोडियम दिया है मैंने इसका एग्जाम्पल, अमीबा दिया है, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, मल्टीपल और बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिजन के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका वो है बडिंग, ठीक है। और ये बडिंग करता है कौन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट ये बडिंग करता है। बडिंग क्या है, इट्स अ बायोलॉजिकल फॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, जिसमें ऑर्गेनिज्म किससे फॉर्म होते हैं बर्ड से, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये मेरा ईस्ट है, ठीक, इसमें एक बर्ड जैसा प्रोजेक्शन, एक क्या है, बर्ड लाइक प्रोजेक्शन, ये बर्ड लाइक प्रोजेक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक। अब ये बर्ड लाइक प्रोजेक्शन जो है ये डेवलप होके क्या करता है, दूसरा ब्रेक डाउन होके दूसरा बना लेता है, और फिर इसका क्या होता है, ये अलग हो जाता है और ये अपना एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसी तरह से आगे भी बनते रह जाता है। दिस इज द बडिंग, ओके। अब पहले ये देखना जरूरी है कि बडिंग होता क्यों। आप देखो ये ईस्ट का बडिंग है, आप देखो ये ईस्ट है और इसमें क्या हुआ, ये बडिंग है, राइट। इसके बाद ये बडिंग क्या हुआ, देखो अलग अलग हो गया, फाइन। ये आपका बडिंग है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, आप देख सकते हो। हाइड्रा का भी ऐसा ही है। आप देखो ये हाइड्रा है नॉर्मल, आप देखो ये है बर्ड, दिस इज नथिंग बट बर्ड। अब यही बर्ड क्या हुआ, एक डेवलप हो गया फुल फ्लेज प्लांट में, और फिर यहाँ से फिर क्या हो जाता है, एक न्यू प्लांट ही बन जाता है, फिर ये नया हो जाता है, फिर इसमें बर्ड होगा, और दिस इज द हाइड्रास बडिंग प्रोसेस, ठीक है। समझ आया, बर्ड होना, बर्ड इज द वी कैन से इज अ लाइक एक उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर है, ठीक। उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर जो धीरे धीरे उभरते हुए क्या हो जाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म ही बना लेता है, और बनाने के साथ वो क्या हो जाता है, अलग होके एक अलग नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है। तो आई होप समझ आएगा। बर्डिंग इज नथिंग बट द आउट ग्रोथ, इट इज एन आउट ग्रोथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल था रिप्रोडक्शन का, और ईस्ट जनरली ऐसा बर्डिंग करते हैं, राइट। इसीलिए उनका रिप्रोडक्शन जो है इस टाइप का होता है। आप देखोगे तो एकदम ऐसे, और इनका क्या हुआ ना, बहुत ही रैपिड प्रोसेस है, ये बहुत ही रैपिड प्रोसेस है। तो इस हिसाब से बर्डिंग क्या है, एक बहुत प्रोमिनेंट क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिजन देखने के बाद अब बारी आती है स्पोर फॉर्मेशन को देखने की। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है। देखो, स्पोर फॉर्मेशन में एक चीज जो आपको थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा वो है नेम स्पोर, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें इसी का इंपॉर्टेंस भी है, इसीलिए इसको समझ लेते हैं। स्पोर्स क्या है, दे आर वेरी टाइनी माइक्रोस्कोपिक टाइप का रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ऐसे, और ये क्या होता है, एक कवरिंग से ढके हुए रहते हैं, ठीक। और इसके बाद यही जो कवरिंग है ये क्या होती है, आगे चल के बर्स्ट हो जाती है, बर्स्ट होके स्प्रेड होती है, ठीक है। स्प्रेड होने के लिए इसको कुछ एजेंट चाहिए होंगे, जैसे विंड हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, उसके थ्रू क्या होता है, ये अपना एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाती है, और ये आके आगे न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराती है, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया है, स्पोर फॉर्मेशन नाम दिया गया है। गॉट इट। अब इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्पोर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं, मेनी नंबर्स ऑफ मे बी 1000 100s, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों इतने स्पोर्स होते हैं। जब भी कभी भी
जो आपका सक्सेस रेट है, ठीक है, मतलब जैसे कि लेट सपोज कि मैंने इतना मतलब एग इतना प्रोड्यूस हुआ, राइट, इतना एग प्रोड्यूस हुआ, और इस एग के फर्टिलाइज्ड होने का या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने का क्या रेशियो है। लेट सपोज मैं 3 एग है और तीनों फर्टिलाइज हो जाएगा, देयर इज अ लाइक एनी काइंड ऑफ गारंटी और श्योरिटी, है ना। अगर मेरे पास ऐसा श्योरिटी है तो मैं कह सकती हूँ कि इस तो क्या होगा, नंबर ऑफ एग्स जो है, नंबर ऑफ एग्स विल बी लेस इन दैट केस, ठीक है। उस केस में क्या होंगे, नंबर ऑफ एग्स जो होंगे वो कम होंगे। और जब बात आएगी कुछ सक्सेस रेशियो के कम होने की, कि भाई ये श्योरिटी नहीं दे पा रहा है, कुछ श्योरिटी नहीं है कि ये फर्टिलाइज्ड होगा ही कि नहीं, फर्टिलाइज्ड होगा ही कि नहीं, तो नंबर ऑफ जो और मतलब रिप्रोडक्शन और सेल्स होते हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसी के वजह से द स्पोर्स आर many in numbers, like maybe hundreds, ठीक है। तो देखते हैं स्पोर्स क्या है। स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है जो क्या होता है, कवर्ड होते हैं एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से, ठीक है। देखो ये क्या होता है, स्पोर्स डेलिकेट होते हैं तो फॉर प्रोटेक्ट दे हैव अ प्रोटेक्टिव लेयर, एक कोट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये कवर्ड होते हैं। और क्या होता है कि ये जो होते हैं 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स को क्या करते हैं, मतलब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो बर्स्ट होते हैं, स्प्रेड होते हैं फूड के थ्रू, राइट। जैसे कि आपने ग्रीन मोल्ड देखा होगा, किसमें, ब्रेड में, ब्रेड में आपने डेफिनेटली ग्रीन मोल्ड्स देखे होंगे। तो वो क्या है, दीज आर नथिंग बट द स्पोर्स। मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको कि स्पोर्स हैं क्या। तो व्हेन यू सी दिस इज द आउटर कवरिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये प्रोटेक्टिव कोट है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको, स्पोरेंजियम, राइट। एंड ये जब बर्स्ट होता है तो हमारे पास ऐसे छोटे छोटे टाइनी बहुत सारे स्पोर्स, माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स देखने को मिलते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स से क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, राइट। ये स्प्रेड होते हैं फूड में, और क्या, जैसे कि ब्रेड में ग्रीन मोल्ड जैसे मैंने बताया वो होते हैं। हाइफा होता है, आप देखो ये क्या है, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है, ये होता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस, दिस इज द होल like picture or diagrammatic representation of spore formation in fungus, especially in fungus. So this is the one way of asexual reproduction which is called spore formation. I hope आपको ये clear हो गया होगा। स्पोर फॉर्मेशन को करने के बाद अब करते हैं asexual reproduction का another part which is regeneration, ठीक है। देखो regeneration के नाम से ही क्लियर है कि जो रीजेनरेट हो, रीजेनरेट मतलब जो एक बार ब्रेक होके दूसरी बार जनरेट हो। तो ये भी एक asexual मेथड है रिप्रोडक्शन का, और जिसमें क्या होता है, एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होता है, ग्रो हो जाता है। लाइक एक बॉडी पार्ट समझो कि मान लो एक बॉडी पार्ट है, विच इज नॉट ट्रू फॉर एनिमल्स, ठीक है, मतलब ह्यूमंस से ट्रू नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ। लेट सपोज ये मेरा फिंगर है, ठीक, और इस फिंगर का क्या हुआ, मान लो मैंने इसको काटा, और इस फिंगर को जो मैंने काटा, इस पार्ट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, दैट इज कॉल्ड रीजेनरेशन, ठीक है। अब रीजेनरेशन का यही होता है। अब दिस प्रोसेस जनरली टेक्स प्लेस इन सिंपल एनिमल्स, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है। एसेक्सुअल जितने भी लाइक रिप्रोडक्शन है ये मोस्टली सिंपल ऑर्गेनिज्म में ही हो सकते हैं, क्योंकि इट्स अ सिंपल प्रोसेस, राइट। और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो हम लोग समझ गए हैं कि वो हमारे क्या हो गए, सुपीरियर ऑर्गेनिज्म से ही कर पाएंगे। तो हाइड्रा और प्लानेरिया आर द एग्जाम्पल्स विच। अब एक चीज और आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कि हाइड्रा के बारे में पढ़ा था कि ये तो बडिंग करता है, तो ऐसा नहीं है कि एक वे ही हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि कोई एक ऑर्गेनिज्म एक ही वे से रिप्रोड्यूस करे। देयर आर मल्टीपल वेज ऑल्सो प्रेजेंट। तो हो सकता है हाइड्रा जो है वो क्या करता है, बडिंग भी करता है, और साथ ही साथ आपका जाके ये रीजेनरेशन में भी पार्ट लेता है। और प्लानेरिया से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो ये देखो, ये एक पार्ट है, ठीक। अब इस पार्ट का ये वाला पार्ट क्या हुआ, काट के अलग किया गया, आप देख सकते हो इस पार्ट को। और इस पार्ट से फिर क्या होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। तो विच इज कॉल्ड रीजेनरेशन, इसीलिए इसका नाम भी दिया गया है रीजेनरेशन। मतलब एक बार ने री का मतलब होता है दोबारा, ओके, दोबारा क्या होना, जनरेट होना। प्लानेरिया जो होता है लाइक उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और इसके क्या होता है, पार्ट्स होते हैं। तो ईच पार्ट कैन डेवलप इन अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ओके, ईच पार्ट कैन डेवलप लाइक अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनरेशन क्या होता है। इसी तरह से रीजनरेशन जो होता है वो कुछ एल्गी वगैरह में भी होते हैं। जैसे ये क्या होता है, इस टाइप से पार्ट्स होते हैं, और इसके अगर बीच के मान लो इतना पार्ट काट दिया जाए, तो ये जो अलग वाला पार्ट है ये भी कुछ दिन के बाद क्या होता है, अपना एक न्यू, ये पूरे फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म ही बन जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी पार्ट को काटो ये। तो इसके लिए एक चीज़ आप समझ सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे हमारे में क्या है, हमारे में ऑर्गन्स हैं,
राइट। अगर मैं इस फिंगर को काटूं तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारी चीज़ नहीं होंगे। तो अगर मैं इस फिंगर को काटूं तो ये फिंगर कट तो जाए पर इसमें सेल्स भी प्रेजेंट है कुछ ना कुछ, लेकिन क्या ये डाइजेशन कर पाएगा? क्योंकि डाइजेशन कहाँ होना है, इसके लिए हमें तो स्टमक चाहिए, इंटेस्टाइन चाहिए, हमारा एक इंटेस्टाइनल जो एलिमेंट्री कनाल है वो चाहिए। तो क्या इस फिंगर के पास वो एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट है? तो वो नहीं है। यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल या ऑर्गन सिस्टम या फिर कोई ऑर्गन सिस्टम का होना ये बताता है कि रीजनरेशन का प्रोसेस तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो रीजनरेशन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपको एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होना चाहिए विद नो ऑर्गन सिस्टम एट ऑल, ठीक है। तो इसीलिए हमने चुना है हाइड्रा को, जो क्या है, मैंने पहले ही बोला था, फ्यू सेल्ड है, फ्यू सेल्ड कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं सिंपल मल्टी सेल्यूलर्स, राइट। प्लानेरिया भी क्या है, दीज आर काइंड ऑफ यूनिसेल्यूलर तो नहीं बोलेंगे, एक से ज्यादा होगा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग सिंपल मल्टी सेल्यूलर बोल सकते हैं, गॉट इट। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये मतलब कंफर्टेबल है रीजनरेशन करने में, लेकिन हम क्या है इस तरह से कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, गॉट इट। तो आई होप आपको रीजनरेशन समझ आ गया होगा। फ्रेगमेंटेशन, देखो फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन एक बहुत ही, फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन एक मिलता जुलता प्रोसेस है, बताती हूँ कैसे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एक बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो क्या होती है, पहले मैच्योर होती है, ठीक है। अब मैच्योर होने के बाद क्या होती है, डिवाइडेड होती है, राइट। ईच पार्ट जो उसका है वो क्या हो जाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। यानी पहले क्या होता है, एक मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर मैच्योर होता है और डिवाइड होता है। अच्छा, ये सुन के तो फ्यूजन के से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आता है ना, क्योंकि फ्यूजन में भी यही होता है, एक ऑर्गेनिज्म होती है लाइक अमीबा, है ना, और ये क्या होती है, वो फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म होती है, मतलब ऐसा नहीं कि ये मैच्योर नहीं, एकदम मैच्योर ऑर्गेनिज्म। और ये मैच्योर ऑर्गेनिज्म फिर आगे जाके क्या करती है, फ्यूजन करती है। तो फिर फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, और ये कभी कभी भी पूछा भी जा सकता है, डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना डिफरेंसेस, इसीलिए आपको सरदर्द नहीं बनेगा क्योंकि आप रिलेट करके पढ़ोगे, ठीक है। यही मैं बोलना चाहूँगी कि आप रिलेट करके पढ़ो कि ये अगर है तो वो क्यों नहीं, वो है तो वो क्यों नहीं, और इसका इससे क्या रिलेशन है। इसीलिए मैं बता रही हूँ फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन लगभग एक है। तो फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है कि फ्यूजन जो होगा, दैट फ्यूजन वो होगा यूनिसेल्यूलर्स के लिए, यूनिसेल्यूलर्स, राइट। एंड देन फ्रेगमेंटेशन जो होगा विल बी फॉर मल्टी सेल्यूलर्स, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, लेकिन प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले ये मैच्योर हो जाता है, और फिर ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, और ईच ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप में एक क्या है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, राइट। जब ये डिवाइड होते हैं ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। तो इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, पेरेंट सेल तो एक ही है, राइट। दैट इज व्हाई इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो फ्रेगमेंटेशन इतना समझने के बाद एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये याद रखना, पहले ही बोल दिया मैंने कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मल्टी सेल्यूलर नहीं लिखते हो तो ये फ्यूजन है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस which afterwards grow to form a complete new organism। यहाँ पे जरूरी नहीं 2 ही पीसेस हो, ठीक है, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, राइट। और उसके बाद वही जो पीसेस है वो क्या होते हैं, एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो बना लेते हैं। जैसे आप देखो, मान लो ये एक क्या है, एक सेल है, उसके बाद इसने क्या किया, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी इसके न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ये क्या होता है, एक न्यू फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ग्रो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था फ्रेगमेंटेशन। अब हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। अब देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से याद आएगा वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। क्या होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स? तो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं स्टेम्स,
रूट्स पता ही होगा सबको, लीव्स, है ना, ये सारे क्या है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेटिव पार्ट ये होता है। हालांकि फ्लावर और फ्रूट्स को हम लोग यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, सीड को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टेम को, रूट्स को और लीव्स को, राइट। दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट से जो प्रोपगेशन होगा दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन is one of the asexual method of the reproduction in plants only, right? Obviously vegetative part किसमें है, plants में ही है, तो जो ये function होगा ये किसमें होगा, plants में होगा। In this process vegetative parts like stems, roots and leaves of a plant is indulged to form a new plant without using any reproductive organ। कोई reproductive organ की जरूरत नहीं है, कोई sex cell की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टेम्स, रूट्स, लीव्स का यूज करके दीज वेजिटेटिव पार्ट्स आर इंडल्ज और हमें क्या मिलता है, एक न्यू प्लांट और न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक बायरोफाइलम, इससे रिलेटेड क्या एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है मुझे कि जब हम लोग बचपन में क्या कहा जाता था कि जब आप मतलब हम लोगों को पता नहीं होता था कि ये क्यों है क्या है, बट दे से कि इस पत्ते को लो और ये पत्ता क्या है, बहुत ही जादुई पत्ता है, यू कैन हैव एनी विश और ये फुलफिल करेगा। तो वही कैसे प्रूव किया जाए कि ये जादुई पत्ता है, इसमें कुछ शक्ति है, तो उसके लिए क्या किया जाता था, हमें दे दिया जाता था कि अपने बुक के अंदर रखो और बुक के अंदर 2 दिन के बाद रखोगे, यू विल हैव अ न्यू प्लांट, न्यू आपको पत्ती दिखेगी, न्यू चीज़ दिखेगी। और जब हम लोग इसको रखते थे तो सच में हमें एक न्यू प्लांट जैसा दिखता था और फिर न्यू प्लांट उस मतलब उसमें उग जाता था। तो वी वर कम्प्लीटली सरप्राइज और कन्विंस्ड कि हाँ ये कोई जादुई प्लांट है और ये हमारे विश को पूरा करने वाली है। तो ये एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है मुझे बायरोफाइलम के बारे में जब भी देखती हूँ। तो हालांकि उस टाइम में मुझे पता नहीं था, पर आज मुझे पता है कि दिस इज नथिंग बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिप्रोडक्शन हो रहा है और ये प्रोडक्शन क्या है, कहाँ से किस वजह से हो रहा है, तो ये लीफ के थ्रू हो रहा है, राइट। अब आप देखो ये लीफ का पार्ट, ये वाला पार्ट, और यहाँ से क्या हो, एक न्यू प्रोपेगेशन होगा, न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है और लास्टली ये प्लांट जो होता है वो क्या होता है, न्यू फुल फ्लेश्ड फिर से लीफ बना लेता है, राइट। तो ये नोचेस हैं यहाँ पे आपका होता है। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिप्रोडक्शन मींस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, ठीक है, और बायरोफाइलम में ये है। तो आई होप समझ आ रहा होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल के ही ये समझ आ जाएगा कि हम लोग इसमें किसकी बात करेंगे, वेजिटेटिव पार्ट की, वेजिटेटिव पार्ट्स की। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब सिर्फ और सिर्फ लीव्स, ओके, स्टेम्स और आपका रूट्स। तो इसके थ्रू ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है फ्रॉम वन टू अनदर एंड वी गेट मेनी प्लांट्स लाइक दिस। तो ये बहुत ही लार्ज एरिया में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है और बहुत ही मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। वैसे प्लांट्स जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करना है, यानी उसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, दे हैव द ओनली चॉइस टू हैव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा। तो जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसी में कंटिन्यू करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन क्या होता है कि जब हम लोग खुद से, ये जो हमने किया वो जो बायरोफाइलम वाला हमने देखा एक्सपेरिमेंट, उसमें वो खुद से डेवलप हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि लेटर सपोज मैंने एक लिया स्टेम, ठीक है, मान लो ये रोज का स्टेम है, ठीक। अब इस रोज स्टेम को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कराते हैं, राइट। फ्रॉम इसको कट किया, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग मड में डालते हैं, फिर मड में इसमें रूट्स डेवलप कराते हैं, फिर इसका एक फुल फ्लेश्ड प्लांट बनाते हैं और फिर वहाँ से हम लोग को क्या मिल जाता है, रोज प्लांट मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो हम लोग करते हैं, दीज आर द आर्टिफिशियल वेज ऑफ प्रोपगेशन, मतलब ये हमारे द्वारा किया जा रहा है, इट्स नॉट नेचुरल। इसमें होता क्या है, वी कैन ग्रो न्यू प्लांट्स बाय यूजिंग सम मैन मेड मेथड्स, ओके, एंड दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब स्टेम कटिंग हो गया, इस तरह के प्रोसेस क्या है, मैन मेड प्रोसेसेस है, राइट। वी हैव डेवलप्ड इट, हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग इसमें इंडल्जमेंट है हमारा, राइट। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन बोलते हैं। होता वही है, पार्ट्स वही है, लाइक स्टेम का यूज करते हैं, लिप्स का यूज करते हैं, रूट्स का यूज करते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंडल्जमेंट, ये नेचुरल नहीं है, इसका में हमारा इंडल्जमेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। अब देखो अगर मैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की बात करूँ और प्लांट्स, तो ये भी क्या होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। और एक है जैसे कटिंग, इसमें जैसे मैंने बताया कि आप कट करते हो एक स्टेम को और उससे क्या करते हो, न्यू ऑर्गेनिज्म को, न्यू प्लांट्स को क्या करते हैं, डेवलप कराते हो। एक होता है लेयरिंग, मतलब आपने क्या किया, यहाँ से एक पार्ट कट किया और उसके बाद इसमें क्या होता है, एक दूसरा पार्ट को यहाँ से जोड़ा और कोई टेप डाल के, दिस इज लेयरिंग, ओके। एंड देन देयर इज अ
ग्राफ्टिंग। तो ये क्या होगा, अभी मैं आपको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, ये है बर्ड ग्राफ्टिंग, ठीक है। एक यहाँ पे देखो टी शेप्ड इंटरसेक्शन कट किया गया, यहाँ पे एक बर्ड को डेवलप कराया गया, ये बर्ड यहाँ से डेवलप होगा और एक न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। ये है ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक प्लांट है, मतलब ये जो आपका ब्रांच है, इस ब्रांच में एक फुल फ्लेश्ड प्लांट, जो देखो पॉटेड प्लांट है, राइट, इसको यहाँ पे लाया गया और इससे जब आप देखें तो इसमें क्या हो गया, फिर इससे न्यू प्लांट जो है वो धीरे धीरे डेवलप कर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये है टोंग ग्राफ्टिंग। यहाँ पे देखो आप इस तरह से कट किया जाता है, मोस्टली ऐसे कट किया जाता है, आप देख सकते हो ये वे में, ठीक है, ताकि इसको क्या किया जाए, दूसरे प्लांट में क्या किया जाए, इसी तरह से फिट किया जा सके। जो नीचे का भाग होता है उसको स्टॉक बोलते हैं और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको सियॉन बोलते हैं, राइट। उसी तरह से आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है क्राउन ग्राफ्टिंग। आप देखो ये इस तरह से क्राउन ग्राफ्टिंग होता है। वेज ग्राफ्टिंग में मैंने बताया था कि आपका एक प्लांट होगा, उसको कट किया जाएगा, दूसरा प्लांट उसमें लगाया जाएगा, उसको रैप किया जाएगा किसी चीज़ से, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग आसपास जरूर देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैनमेड प्रोसेस है, लोग करते ही करते हैं इस प्रोसेस को, और इससे भी हम लोग क्या करते हैं, वैरायटीज। अच्छा, इसमें एक और खासियत है कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू वैरायटीज को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, राइट। न्यू वैरायटीज के क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं या ग्रो करा सकते हैं। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि आज के डेट में क्या है कि ऑल ऑफ अस वांट कि अच्छा अच्छा ब्रीड हो, अच्छे प्लांट्स हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हो, डाइवर्सिटी, हम लोग डाइवर्सिटी चाहते हैं, अच्छे अच्छे टाइप्स चाहते हैं। कोई भी एक बोरिंग सैंपल को रन नहीं कराना चाहता, लाइक वाइट रोजेस हैं तो वाइट ही रोजेस हो, हम लोग चाहते हैं ब्लैक हो, वाइट ब्लैक एक साथ एक पेड़ में हो, ठीक है। मैंगो के भी हर टाइप, एक पेड़ में 4 टाइप के मैंगोज हों, ये भी पॉसिबल है आज के डेट में। तो फॉर दीज थिंग्स, दीज प्रोसेसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल टू, राइट। तो आई होप आपको आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन समझ आएगा। ये बिल्कुल रिलेटेबल है किससे, वेजिटेटिव से। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव का ही एक पार्ट है जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचुरली होता है, वो हम लोग यहाँ आर्टिफिशियली मैनमेड द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ओके, सो अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे, विच इज टिश्यू कल्चर। देखो, टिश्यू कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का जो एरिया नहीं है, मतलब प्लांट्स के जो एडेप्टेशन नहीं है जहाँ पे, वो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रो कराते हैं। मतलब आर्टिफिशियली ही एक तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस देके जो बाहर में क्या है, प्लांट को चाहिए होते हैं। तो वैसे कंडीशन देके हम लोग क्या करते हैं, अब प्लांट को ग्रो कराते हैं। यानी कि टिश्यू कल्चर को क्या बोलते हैं, सेल कल्चर भी बोल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसका जो बेसिक डिफरेंस है, अब तो ये आपको क्लियर हो जाता होगा कि टिश्यू क्या है, सेल क्या है, ये क्लियर हो जाता होगा कि इज अ टेक्निक इन बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे बाहर, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उससे बाहर क्या करना, उसको ग्रो कराना। यानी कि लेट अस सपोज कि आपको एप्पल ग्रो कराना है और एक ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको क्या है कि वो एरिया एप्पल के लिए सूटेबल नहीं है, फिर भी आप उसको ग्रो करा रहे हो, तो आप कैसे कराओगे? यानी कि आपके पास एक लैब टाइप कुछ होना चाहिए, ठीक। अब उस लैब में आप क्या करोगे, एक ऐसा एनवायरनमेंट दोगे जो उस एप्पल को चाहिए, और उसमें क्या करोगे, सैपलिंग्स को, मतलब प्लांट्स को क्या करोगे, ग्रो कराओगे। और जब ये ग्रो हो जाएगा तो आप इसको क्या करोगे, अच्छे से उसको ग्रो करा के सैपलिंग्स को देखो ट्रांसफ़र कराओगे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये दिस इज़ द होल कल्चर, जहाँ पे ऐसे भी मतलब ऐसे भी प्लांट्स उगाए जा सकते हैं जिनका एटमॉस्फेरिक मतलब रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते हों, वैसे भी कोई क्या करते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया किस चीज़ का, आपके प्लांट के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। देखो, प्लांट का रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि आई नो कि ह्यूमन का, कोई ऑर्गेनिज्म का, सबका रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी एक कभी स्पीसीज अगर ना हो तो डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं वो फीकी पड़ जाती है, राइट। तो लेकिन प्लांट का इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नो कि प्लांट हमें कितना बेनिफिट्स देता है, और किसी भी एक टाइप की वैरायटी का प्लांट अगर कम हो तो हमें कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर उठाना पड़ता है। इसीलिए प्लांट के कल्चर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखो, इसी तरह का लैब टाइप का, देखो आप इस टाइप का होता है, आप देखो बॉटल के अंदर वो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है जिससे कि क्या हो सके, ये ग्रो कराए जा सके, और लास्टली हम लोग इसको ग्रो कराते हैं। मतलब ये कम्प्लीटली आर्टिफिशियल प्रोसेस है। जैसे आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में उगाते हैं, मतलब उगाते नहीं है, टेस्ट ट्यूब में डेवलप कराते हैं, राइट।
तो वो दैट इज द सेम थिंग गोइंग ऑन हियर विच इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ये प्लांट्स के टर्म्स में हो रहा है और यही हम लोग ह्यूमंस के टर्म में करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बोल के, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आएगा, बहुत ही ईजी सा और सिंपल सा बात है कि टिश्यू कल्चर वो कल्चर है या फिर सेल कल्चर कह लो, कुछ भी कहो, तो ये वो चीज़ है जिसमें हम लोग सेल्स को क्या करते हैं, डेवलप कराते हैं एक ऐसी जगह में जहाँ उनका वो नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, तभी भी हम लोग उसको क्या करते हैं, उस जगह पे डेवलप कराते हैं, विच वेयर वी यूज सम आर्टिफिशियल मेथड्स, मैन मेड मेथड्स, ओके। और ऑब्वियसली बात है, अब हमारा इतना तो ग्रोथ हो ही गया है कि हम ये सब काम अब टेक्निकली हम लोग इस चीज़ में क्या हो गए हैं, बहुत ही इक्विप्ड हो गए हैं, और यानी ह्यूमंस ने बहुत चीज़ पे क्या किया है, रिसर्च करके बहुत सारा उपलब्धि पा लिया है कि भाई अब ये सब चीज़ हम लोग कर पाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, ओके। तो आई होप आपको ये टिश्यू कल्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो है सेक्स सेल्स, राइट, सेक्स सेल्स। तो यानी कि 2 टाइप के सेक्स सेल्स होने चाहिए, मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स, फाइन। ये 2 चीज होना चाहिए। अगर ये 2 सेल्स प्रेजेंट हैं किसी भी प्लांट, मतलब ये दोनों सेल को क्या करना होगा, फ्यूज करना होगा। ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, यानी कि एक रिजल्टिंग सेल, राइट, एक रिजल्टिंग सेल, और इसी जाइगोट से फिर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। दिस इज व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल अबाउट, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी को बोलते हैं। तो प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि प्लांट में भी क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, प्रेजेंट हैं। तो प्लांट में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होगा जहाँ पे 1 मेल सेक्स एंड अ फीमेल सेक्स फ्यूज होंगे टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, फाइन। उसके बाद है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसा होगा। तो इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा किसके थ्रू, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स की, यानी कि इसमें क्या होगा, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। 2 तरीके के ऑर्गन होंगे, राइट, और यही दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, आपका कोई न्यू जाइगोट बनेगा, राइट। अब देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो केस में होता है कंप्लीट फ्लावर। देखो कंप्लीट फ्लावर होता है। अब ये कंप्लीट फ्लावर किसको बोलते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। कंप्लीट फ्लावर का मतलब है कि 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के, मैं बताऊंगी क्या क्या। 4 पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स शुड बी अवेलेबल। देयर आर समटाइम्स मोर देन दैट, अगर हम लोग उसको बाइफर्केट करके चलें तो, लेकिन इतना जो पार्ट है ये क्या होगा तो कंप्लीट है। यानी कि इसी से रिलेटेड है एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें क्या हो, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, इधर मेल और फीमेल, नो मैटर, वो मेल ही होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, फीमेल ही होना चाहिए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, राइट, एक ही रिप्रोडक्टिव उसमें पार्ट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा भी प्लांट है, और ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें क्या हो, दोनों क्या हो, पार्ट अवेलेबल है, यानी बोथ द पार्ट्स, बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अवेलेबल, तो वैसे पार्ट क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। अब देखो, अब यहाँ पे आया कंप्लीट का कॉन्सेप्ट, कि कंप्लीट मतलब वही जिसमें सारे पार्ट्स हों। तो सारे पार्ट्स में तो मेल पार्ट्स भी आएंगे और फीमेल पार्ट्स भी आएंगे, राइट, मेल रिप्रोडक्टिव मतलब पार्ट भी आएगा, ऑर्गन भी आएगा और फीमेल भी, यानी कि वो कैसा होगा, दिस इज नथिंग बट बाइसेक्सुअल। तो याद रखना, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट हों, लेकिन कंप्लीट का मतलब होता है कि सारे पार्ट्स अवेलेबल हों, राइट। ये जो बेसिक डिफरेंस है इसमें, और कह लो बेसिक सिमिलैरिटी, डिफरेंस भी यही है, सिमिलैरिटी भी इसका यही है। तो समझते हैं कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स के, कंप्लीट फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। एक है रिसेप्टेकल, राइट, उसके बाद है सेपल्स, मैं दिखाऊंगी फ्लावर और इसके पार्ट्स को भी, पेटल्स, स्टैमेन, कार्पेल, ये पार्ट है, क्या है, रिसेप्टेकल, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन, कार्पेल। देखते हैं कि करके कौन कौन सा पार्ट है। ये देखो, दिस इज द स्टिग्मा, ठीक, ये हो गया। ये आपका जो है ये पेटल है, सबको पता ही है। एंथर है ये, राइट, एंथर, फिलामेंट, रिसेप्टेकल ये है जो एक फुला फुला सा होता है वो है, ओवरी जो आप देख ही रहे हो यहाँ पे होता है, और सेपल जो ऐसे होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, कुछ सेपल्स गायब हो जाते हैं, और एक है स्टाइल, तो कुछ सेपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। अभी मैं एक एक करके समझा देती हूँ कि कैसे कैसे ये होगा, कि आप समझो कि
अगर मैं पिस्टिल की बात करूँ या कार्पेल की, ठीक है, पिस्टिल मतलब हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होगा? स्टिग्मा होगा, जो कि क्या होगा? ये मेन वाला पार्ट होगा, राइट, ये पार्ट होगा स्टिग्मा, यानी कि अगर ऐसे बनाया जाए तो ये स्टिग्मा है, दिस इज स्टिग्मा, राइट। और उसके बाद जो ये पाइपलेग आगे बढ़ता है, ये पाइपलेग, इसको बोलेंगे स्टाइल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्टाइल। और उसके बाद आता है, उसके बाद ये जो आपको फुला फुला सा चीज़ है, इसको बोलेंगे ओवरी, ओवरी। और इस ओवरी में सीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। अब ये ओवरी आगे चल के फ्रूट बनाता है, यही ओवरी आगे चल के क्या होता है? फ्रूट बनाता है। और ये ओव्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं? उसके सीड्स होते हैं। और इसी सीड से फिर एक न्यू प्लांट बनता है विच इज अ सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। गॉट इट? ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में, फीमेल। और मेल में क्या होता है? मेल में दो ही चीज़ होता है, एक होता है मेल को बोलते हैं स्टैमेन, स्टैमेन बोलते हैं, और इसके दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट, फिलामेंट। आपने कभी कोई अड़हुल या फिर हिबिस्कस बोलते हैं जिसको, वो या फिर कोई ऐसा फ्लावर देखा होगा जिसमें क्या होता है? एक लॉन्ग क्या होता है? एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, लॉन्ग लंबा सा एक स्ट्रक्चर होता है। और उसमें क्या होता है? उसके जो मतलब क्राउन होते हैं, मतलब उसका जो हेड होता है, उसमें एक कुछ पॉलेंस टाइप की चीज़ होता है ना, जो आपके जब आप टच करते हो तो आपके हाथ में भी कुछ दानेदार चीज़ आ जाती है, राइट, दैट इज़ एंथर ओनली, ओके। और वो जो लाइन है दैट इज़ द फिलामेंट। और यानी ये क्या है? ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैसा पार्ट है? मेल। ये कैसा है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो याद रखना, जैसा कि ये फ्लावर है, यू कैन सी दिस फ्लावर, इसमें क्या है? दोनों है, राइट। इस फ्लावर में आप देख रहे हो सब कुछ है, सेपल भी है, ओवरी है, फिलामेंट है, एंथर है। मतलब कमेंट डाउन करके मुझे बताओ कि ये कैसा फ्लावर होगा। इज इट अ कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर? कमेंट डाउन योर आंसर बिलो, ठीक है। मैंने समझा दिया, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि फ्लावर्स क्या होते हैं। कंप्लीट फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें चारों ये सब कुछ क्या हो? प्रेजेंट हो। और उसके अलावा भी मैंने बता दिया कि अगर बोला जाए तो आपके फीमेल पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं और मेल ऑर्गन्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आई होप आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का बेसिक बात समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे होता है ये प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को मैं दो कैटेगरी में डालूंगी, एक होगा पॉलिनेशन और दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक होगा पॉलिनेशन और दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेज, वी कैन से फर्स्ट स्टेज है ये, पहला पार्ट। और फर्टिलाइजेशन जो है इट इज़ द फाइनल स्टेज, जिसमें आपको सीड मिल जाता है, ठीक है, या जाइगोट कह लो, वो बन जाता है, राइट। तो पॉलिनेशन को सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो पॉलिन ग्रेन्स होता है, अब देखो पॉलिन ग्रेन्स किसको बोलेंगे? पॉलिन ग्रेन्स क्या है? जो आपके, मैंने बोला था एंथर, वही है आपके पॉलिन ग्रेन्स जो आपके हाथ में मैंने बोला टच हो रहे हैं। उसको क्या करना होता है? इट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टैमेन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के उस एंथर से लेके स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल, ठीक है। कार्पेल और को ही क्या बोलता है? पिस्टिल। दिस इज ओनली कॉल्ड पिस्टिल, राइट। तो लेट्स ड्रॉ अ पिस्टिल हियर। अगर ये आपका पिस्टिल है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो ये आपका क्या है? स्टिग्मा है। इसमें एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है। तो पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं, मान लो ये आपका एंथर है, इसमें क्या है? पॉलिन ग्रेन्स है, राइट। अब ये पॉलिन ग्रेन्स जो है यहाँ से जाके इस सब्सटेंस में क्या होते हैं? स्टिक कर जाते हैं, राइट। अब ये स्टिक करके वहाँ पे क्या होते हैं? ग्रो करते हैं, ठीक। पहले समझो कि ये है पॉलिन ग्रेन और उससे ये ऐसे करके ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद इनमें भी क्या होगा? कुछ सेल्स होगा, सेक्स सेल्स, और ये ग्रो करते 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 क्या होंगे? आपके ओवरी के अंदर जाके रिएक्शन करेंगे, राइट। रिएक्शन करेंगे, एग सेल्स, इसके अंदर जो एग सेल्स है उसमें जाएंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। यानी पहला प्रोसेस जो होता है वो तो इनिशियल ही प्रोसेस होता है, वो क्या है? पॉलिनेशन। यानी सिंपल सा पॉलिन ग्रेन्स का, आपके पॉलिन ग्रेन्स का क्या करना? एक जगह से दूसरे, यानी कहाँ से कहाँ? एंथर से लेके स्टिग्मा तक। अब क्वेश्चन ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ pollination, right? There are two types of pollination. One is the self pollination and other is the cross pollination. अब क्या होता है self pollination and cross pollination? देखो, अगर self pollination की बात की जाए तो यानी कि self pollination की बात की जाए तो मान लो एक फ्लावर है, ठीक, इसमें दोनों पार्ट्स हैं,
जैसे कि मैंने बोला, यानी ये कैसे फ्लावर होंगे, कंप्लीट फ्लावर होंगे, क्योंकि इसमें ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, इसके दोनों पार्ट हैं। तो इसके जो मेल पार्ट होंगे, यानी कि इसका जो इसी का एंथर, राइट, इसी प्लांट का, मान लो मैं इसे प्लांट ए बोली, तो एंथर ऑफ प्लांट ए, एंथर ऑफ प्लांट ए से जो पॉलन ग्रेन्स है वो जा रहा है क्या, स्टिग्मा ऑफ प्लांट ए ओनली, स्टिग्मा ऑफ प्लांट ए। और देखो यहाँ पे प्लांट की भी बात नहीं होगी, फ्लावर की बात, मतलब सेम फ्लावर, व्हेन द एंथर ऑफ द सेम फ्लावर्स goes to the stigma of the same flower, right? Anther of a flower goes to the stigma of the same flower, मतलब flower भी same है, that is called self pollination. और different flower of the same plant, got it? Different flower but the same plant is called what? This is the self pollination. और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, देखो आप देख सकते हो, ये एंथर है, इसी प्लांट की, इसी फ्लावर की बात हो रही है, सेम फ्लावर, इस फ्लावर का एंथर पॉलिनेट गया स्टिग्मा में और ये हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, किसी दूसरे फ्लावर का एंथर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा और दैट विल मेक द पॉलिनेशन डन। अब ये चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना कि ये जो होता है प्रोसेसिंग, इसमें किसको कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये तो क्लियर हो गया। हाँ, स्पीसीज का ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्पीसीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि अगर स्पीसीज सेम नहीं होगा तो ये प्लांट जो है उसको कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि पॉलिनेशन जो होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन आगे का प्रोसेस जाएगा ही नहीं, तो वो एक बेकार प्रोसेस हो गया। यानी कि स्पीसीज सेम होना चाहिए, क्योंकि देखो जो ये जो पॉलन ग्रेन्स है इसका ट्रांसफर यानी डिस्पर्सल है ना, इसका डिस्पर्सल कैसे होता है, तो इसका डिस्पर्सल होता है किसी एजेंट के द्वारा, किसके द्वारा, एजेंट के द्वारा। तो एजेंट जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, ये सब आपने पढ़ा भी है आगे पिछले क्लासेस में। एजेंट क्या हो सकते हैं, विंड हो सकता है एक एजेंट, राइट, एक एजेंट हो सकते हैं इंसेक्ट्स हो सकते हैं एजेंट, और ऐसे बहुत सारे, कोई एनिमल है ना, तो हो सकते हैं ऐसे एजेंट। तो ये एजेंट होते हैं कि वो क्या करते हैं, मान लो कोई इंसेक्ट है, राइट, अब इंसेक्ट को इतना थोड़ी ना पता है कि ये कौन सा स्पीसीज है, ये कौन सा फ्लावर है, वो तो यहाँ से पॉलन ग्रेन लेके जाएगा और इसके स्टिग्मा में बैठेगा और पॉलन ग्रेन छोड़ेगा, वहीं पे रख देगा, ठीक है। तो ये जो पॉलन ग्रेन होगा अपने आप ही डिस्फ्यूज हो जाएगा, वो कभी भी फ्लरिश नहीं होगा, राइट। तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा ही, ये कैंसल आउट खुद ही से कर देगा, मतलब पॉलन ग्रेन तो रहेगा, पॉलन ग्रेन तो पड़ेगा, बट वो उसको फ्लरिश नहीं करने देगा, गॉट इट। तो ये हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन जब क्या होता है, अब हमें देख रहे हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे सेल्फ पॉलिनेशन है, पहली बात तो कंडीशन क्या होना चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, इसको क्या होना चाहिए, इसको कैची होने का जरूरत नहीं है, राइट। कैची क्यों नहीं होना है, क्योंकि अगर ये अट्रैक्टिव नहीं भी हो, लेट अस सपोज ये अट्रैक्टिव नहीं है और कोई इंसेक्ट जो है इस पे आ नहीं रहा है, मतलब कोई बी वगैरह जो है वो इस पे नहीं आ रही है, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे होगा, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, क्योंकि इसके पॉलन ग्रेन्स जो विंड से ईजिली एक दूसरे के साथ मिक्स मैच हो सकते हैं, राइट। तो दे डोंट नीड टू बी सो कैची, बट इंस्टेड ऑफ इट क्रॉस पॉलिनेशन हैज़ टू बी वेरी कैची, अट्रैक्टिव, सो दैट कि कोई भी इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट हो, आए, पॉलन ग्रेन उठाए और क्या करे, उसको स्टिग्मा में, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में वो उसको डाले, ताकि उसका क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके, राइट। तो और एडवांटेज क्या है इसमें, क्या होता है, लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो है इज वेरी मिनिमल, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स का जो लॉस है वो बहुत 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 कम होता है, क्योंकि इसकी ज़्यादा दूरी नहीं है ना, तो वो यहीं से यहीं जाना है, तो पॉलन ग्रेन्स बिल्कुल भी, तो यानी कि ये क्या होगा, इकोनॉमिकली ये क्या होगा, ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है, राइट। अब दूसरा इसमें क्या, और इसी के उलट में अगर बात की जाए तो इसमें क्या होगा कि इसमें पॉलन ग्रेन्स बहुत बर्बाद होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना है, इस पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है, रास्ते में छूट गया, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स तो बर्बाद ही होते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, सक्सेसफुली फ्लरिश्ड होते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या होगा, ये बहुत ही इकोनॉमिकली एक लॉस वाला प्रोसेस है, ठीक है, इकोनॉमिकली एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेस नहीं माना जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। इसलिए बेटरमेंट ये है हमारा कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमें कैसे प्लांट चाहिए, हमें कंप्लीट फ्लावर्स चाहिए, और लेट अस सपोज वी कैन से बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और प्लांट्स चाहिए हमें। तो ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। एक डिसएडवांटेज देख लिया जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होंगे, वैरायटी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, एक डाइवर्सिटी जो होता है ना, एक वर्सैटिलिटी, कि भैया कुछ वर्सटाइलिटी नहीं है, कुछ वर्सटाइल नहीं है, जैसा ये एग्जैक्टली वैसा, कोई चेंजेस नहीं, सेम फ्लावर्स वही बनता रहेगा, बोरिंग सा। लेकिन अगर आप बात करें क्रॉस पॉलिनेशन में, वी कैन हैव डिफरेंट वैराइटीज ऑफ दीज टाइप ऑफ प्लांट्स,
तो हमें क्या मिल सकता है, थोड़ा वैरायटी देखने को मिल सकता है, वर्सैटिलिटी मिल सकता है। तो ये सारा क्या है, हमारा फ़ायदा है क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा मतलब जल्दी हो पाता है। तो दीज आर सम बेनिफिट्स एंड सम डिसएडवांटेजेस एंड सम एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ, इसके लिए कैसे कंडीशंस की आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, ये आपको समझना ज़रूरी था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन को करने के बाद अब बारी आती है फर्टिलाइजेशन की, जो कि एक फाइनल प्रोसेस है। इसके बाद रिप्रोडक्शन आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट द आफ्टर पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ फॉल करते हैं, स्टिग्मा में, और उसके बाद वहीं से क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाता है स्टार्ट। तो इन फर्टिलाइजेशन जो मेल गैमेट है वो प्रेजेंट है किस में, पॉलन ग्रेन्स में, वो होते हैं फ्यूज्ड किसके साथ, फीमेल गैमेट की, जो प्रेजेंट कहाँ है, ओव्यूल में, राइट। तो चलिए डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लेते हैं कि कैसे होता है फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस। आप देख सकते हो ये क्या है, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स, ये आपका पॉलन ग्रेन्स होता है। और ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो क्या करता है, एक आउटग्रोथ बनाता है, जिसको क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब में क्या होता है, 2 सेल होते हैं, ठीक। अब ये 2 सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल होते हैं, राइट। अब ये सेल जो होता है, ये पॉलन ग्रेन जो है, अच्छा ये जो आउटग्रोथ है वो यहीं पे होता है, राइट। तो ये यहाँ से जाता है और सीधा किस में जाता है, आपके एग सेल में, इसके अंदर मेयोफिल के थ्रू, ठीक है। पोर लाइक स्ट्रक्चर, एक गैप होता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, वो ये कि ये जो आपका पॉलन ट्यूब का बढ़ना और इसकी तरफ जाना है वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ एक स्टिम्युलेशन है। वो एक ऐसा स्टिम्युलेशन है, केमिकल स्टिम्युलेशन है, राइट। एक केमिकल अट्रैक्शन है जिसकी वजह से क्या होता है, ट्यूब जो है आगे बढ़ता है और अंदर जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये एग सेल को समझना जरूरी है कि ये ट्यूब जो है वो जाता है और इस एग सेल के पास जाता है। तो इस एग सेल का स्ट्रक्चर कैसा है कि ऊपर में 3 सेल होते हैं, ठीक है, 3 एंटीपोडाल्स होते हैं, ये एंटीपोडाल्स होते हैं, बीच में एक न्यूक्लियाई सेल होता है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, राइट, इसीलिए इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। उसके बाद सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। तो देखा जाए तो इसमें क्या होगा, टोटल 3 3 6 + 1 7, इसको हम लोग एक ही सेल मान के चलेंगे, राइट। तो 7 सेल्स होते हैं एग सेल्स के अंदर, ठीक है, एग सेल के अंदर 7 सेल्स होते हैं, राइट। अब क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब जब आता है तो इस पॉलन ट्यूब का एक जो सेल है वो क्या करता है, एग सेल के साथ फ्यूज्ड हो जाता है, जिसमें सिनर्जिड्स जो होते हैं वो डिस्पोज्ड हो जाते हैं और यहाँ पे फ्यूज़न कंप्लीट होके एक बार का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है फर्स्ट टाइम, राइट। एंड देन इट गोज बियॉन्ड, अब इसके आगे जाता है और यहाँ पे जो दूसरा वाला सेल है वो इसके साथ बनाता है, एक और फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन से होता क्या है कि इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पे दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो समझ आया कि ये पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा में आके स्टिक होते हैं, किस वजह से, क्या नाम है उस प्रोसेस का, दिस प्रोसेस इज पॉलिनेशन, राइट। आफ्टर पॉलिनेशन दिस पॉलन ग्रेन्स स्टार्ट मेकिंग एन आउटग्रोथ, किसके तरफ, एग सेल की तरफ। और ये एग सेल की तरफ जो ये आउटग्रोथ जाता है, ये आउटग्रोथ जो है वो यहाँ पे एग सेल को एक मॉडिफाइड और मैग्नीफाइड व्यू से देखें तो ये सारे सेल्स होते हैं। तो इसके एक सेल जो एग सेल है उसके साथ फ्यूज़ करता है और एक आके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है। ये दोनों के फ्यूज़न के बाद फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है डायग्राम को समझना। तो चलो डायग्राम को फिर से कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं इस डायग्राम को हटा रही हूँ और खुद से करने का ट्राई करेंगे। पहले क्या करेंगे, स्टिग्मा बनाएंगे। तो आप देख ही रहे हो ये हमारा स्टिग्मा तैयार हो गया और स्टिग्मा के बाद हमारा आता है स्टाइल की बारी। स्टाइल हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक ओव्यूल बनाया। तो ये है आपका स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल और ये है आपका ओवरी, राइट। और इसके अंदर में आपका क्या है, इसके अंदर में आपके सेल हैं, राइट, एग सेल हैं। तो ये जो होता है इसको, अब इसको बोलते क्या है, ये जो आउटर कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। देखो ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके आउटर मेम्ब्रेन भी है और इनर मेम्ब्रेन है और दोनों को साथ में मिला के लेज्यूमिनेस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो सब आपको उतना नहीं करना है। तो एग सेल को देख लेते हैं कि एग सेल कैसा होता है।
एग सेल जो होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक गैप होता है जिसको मैक्रोफिल बोलते हैं, और इसी से क्या होता है आपका पॉलन ट्यूब जो है इन करता है आपके एग सेल में, राइट। तो एग सेल का जो टॉप पार्ट होता है इसमें 3 सेल होते हैं, 3 सेल होते हैं, और इन तीनों सेल को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, एंटीपोडाल्स बोला जाता है, राइट। तब एक आता है बीच में सेल, इसमें 2 सेल होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। और उसके बाद आता है एक एग सेल, और इस एग सेल के दोनों तरफ क्या होता है, सिनर्जिड्स होते हैं। तो एग सेल है ये, और ये दोनों जो हैं दीज आर सिनर्जिड्स, राइट। अब देखो एक एक करके मैं फंक्शन बता देती हूँ। जो आपका सिनर्जिड्स और एंटीपोडाल्स होते हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पूरे प्रोसेस में हेल्प करने के लिए होते हैं, राइट। ये पूरे प्रोसेस में हेल्प करने के लिए होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनका दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं रह जाता है, बिकॉज सारे के सारे जो हैं सिवाय किसको छोड़ के, आपके ओवरी जो है वो बन जाता है आपका फ्रूट, आपका ओवरी आपका बन जाता है फ्रूट, और आपके ओव्यूल्स जो हैं वो बन जाते हैं सीड्स, और इसी सीड्स के थ्रू जो है हमको मिल जाता है एक न्यू प्लांट जब हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, राइट। तो इसके अलावा जो भी पार्ट हैं, यानी कि आपके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, राइट, पेटल्स हैं, ये सारे पार्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं, या समझो कि ख़त्म ही हो जाते हैं। लेकिन ये सेपल्स के साथ की स्टोरी क्या है, जब आप देखते हो कि मान लो आपने टमाटर देखा या बैंगन देखा, तो आप उसमें एक कुछ ऐसा पत्ते लाइक स्ट्रक्चर आप देखते होगे, राइट। तो वो जो पत्ता वाला स्ट्रक्चर होता है ये क्या है, दीज आर द सेपल्स ओनली, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी, फ्रूट फॉर्मेशन के बाद भी क्या हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है और रह जाता है। तो मे बी सेपल्स समटाइम्स वी कैन ऑल्सो हैव, बट ये जो बाकी के जितने भी पार्ट हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये सारे पार्ट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो आई होप आपको डायग्राम के साथ ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा, और डायग्राम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डायग्राम क्या करो, खुद से बनाओ, राइट। तो डायग्राम को क्या करना है, खुद से बनाना। तो ये रहा डायग्राम, प्लीज़ डू ट्राई इट आउट, क्योंकि आपको ये ही मेन है जो आपको समझना है और करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर को मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज के क्लास में मैंने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को, उसे भी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी विद डायग्राम, ठीक है। तो आज का क्लास आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल मीडिया गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ हमें इंस्टा में भी फॉलो करें, और तब तक के लिए बाय।